लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध को हम बुद्ध के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में उनका नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ अपनी एक कहानी कहता है और बुद्ध अपनी एक कहानी कहता है। तो आपको सखा कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप मुझे सखा ही कह सकते हैं। तो सखा जी, पहले आपकी हम शुरुआती जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आप शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर में हुआ आपके पिताजी मिस्टर तोताराम गुप्ता जी, उनका कोयले का व्यापार था। तो क्या वो जर्नी थी, और जब अच्छा खासा व्यापार था तो यूं इधर अध्यात्म पे आ जाना क्या वजह है? लेकिन उस पुस्तक से मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि अपनी जिंदगी को छुपा के क्यों जीना है। जब परमात्मा की दी हुई जिंदगी है तो उसको क्यों छुपाना है। और वहां से कुछ 90 से ऐसा हुआ कि मैं अपनी जिंदगी पे खुल के बातें करने लगा। सबसे पहले मैं बातें अपनी डायरी से करता था, मैं अपनी डायरी लिखने लगा। उस समय मेरी यहाँ एक शॉप खुल चुकी थी, यहीं कटिया टोला में ही। और वो उस समय मेरी बहन की सहेलियां थी काफी सारी, वो डायरियां मांग के ले जाती, भैया क्या लिखते रहते हैं, तो वो भी डायरियां मांग के ले जाती थी। और जो भी डायरी मांग के ले जाती थी, मैं उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक देखता था, जैसे उसे लगता था कि यार ये सब बातें तो हैं जो हम भी करना चाहते हैं। तो वहां से एक मुझे इंकरेजमेंट ये मिला कि अपनी लाइफ अगर हम अच्छे से जीते हैं तो दूसरों के सामने एक मिसाल बन सकता है कि हम झूठे जीवन से बचें। तो 90 में ही हम ओशो के प्रति आकर्षित तो हो गए। एक रेस्टोरेंट था तृप्ति नाम से, जहाँ पर बताया जाता है कि एक कैबिन चलता था, जिसका कैबिन का एक पर्टिकुलर चार्ज रहता था। उसमें कपल्स आते थे, कपल्स बैठते भी थे, और तमाम तरह की जो एक्टिविटी थी वो होती थी। तो मैंने वो रेस्टोरेंट में ही चलाता था। एक हॉल है, वो आज भी पड़ा है, 40 बाई 40 का एक हॉल है, फॉर कपल्स ओनली। कोई छुपा के नहीं चलाया गया, वहां बोर्ड लगा था फॉर कपल्स ओनली। अपने ही रेस्टोरेंट पे, जो कि मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, 3 साल बाद आया। आप अगर आते हो तो आप 5 रुपए एक सीट के हिसाब से 1 घंटे का पेमेंट कर दो। मतलब यानी कि कपल है तो 10 रुपए घंटे का वो पेमेंट कर दे। अब आप सोचो कितने कपल्स आते होंगे। एक 40 बाई 40 के हॉल में हालत ये थी कि लोग रुमाल बिछा के बैठने लगे। उनमें से एक कपल कहीं हो सकता है किस कर रहा हो। तो जब आप सही थे तो आपने कैसे वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया? और तो आपने इतना फैलाया कि जिस रूम में आप किराए पर रहते थे वहां पे आपका एक अफेयर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। वो अफेयर रूम में नहीं हुआ था, वो तो एक ओशो सन्यासी थी लड़की। शादी होने के बाद भी आपको ये ठीक लगा? शाहजहांपुर में उस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे एक, जो हमारे पास मेडिटेशन करने आते थे। और अब तो उन्होंने भी उठाया कि अमी जी ये क्या कर रहे हो, आप एक स्त्री संघ में रहेगी। तो मैंने कहा आपको स्त्री दिखाई कैसे पड़ती? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती, मुझे तो एक पर्सन दिखाई देता है। आज भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। 3 गर्लफ्रेंड हैं, आपको 3 गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। मुझे मोहब्बत करने वाले कम से कम 15 लड़के भी हैं जो इस समय आश्रम में हैं। उनके साथ प्रेम तो बहुत लोग करते हैं। प्रेम करना और संभोग करना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो संभोग करने को आप प्रेम मानती हैं? नहीं। तो आपने ये क्यों कहा आपकी गर्लफ्रेंड है? जिनके साथ आप रह रहे हैं आप मेरी बात समझिए। देखिए, आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में भी एक सेक्स का पार्ट होगा। तो क्या 24 घंटे सेक्स होता रहता है? नहीं। या और भी कुछ होता है? तो ऐसे ही मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं। कोई मुझे गुरु मान के रह रहा है, कोई मुझे प्रेम में रह रहा है, किसी का मन था कि अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है संग में रहना। हाँ, ये बात अलग है, उसके बीच में एक हिस्सा कभी ऐसा भी आता है जब सेक्स भी होता है, तो वो एक पार्ट है लाइफ का। इसमें इतनी आपत्ति क्या है? अगर कोई लड़की 2 से 3 मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, चाहे उसको वो दे दिया जाता है, छोड़ दीजिए। अगर एक लड़का 2 या 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, उसको क्या नाम दिया जाए? आप उसको समाज में चरित्रहीन कह सकते हैं, आप मुझे भी कह सकते हैं। वो आपका एक दिया हुआ नाम होगा, इससे मेरे जीवन पे क्या फर्क? मैं गधे को कुत्ता कह दूं, उसमें क्या हो जाएगा? गधा गधा ही रहेगा। दीप्ति, आप जब दिव्या, आप जब सखा जी की लाइफ में आई, वो कौन सा ईयर रहा होगा? 2013 में आप जब आए तो मतलब क्या वो सिचुएशन रही? क्या कुछ हुआ? क्या उन्होंने फ्लर्ट किया आपके साथ या कुछ प्रपोज किया? कैसा क्या कुछ था? नहीं, ऐसा सब कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिकली मैं बॉम्बे की रहने वाली थी। मेरी फैमिली, मेरा पूरा बचपन बॉम्बे साइड हुआ। तो तब सोशल मीडिया नया नया आया था। और फेसबुक भी मैं यूज़ करती थी, कॉलेज टाइम में थे, फ्रेंड्स के साथ नया नया अकाउंट बन गया। तो नमस्कार, आज के हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में शाहजहांपुर से ही
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम स्पष्ट रूप से वो खुद आपको बताएंगे, लेकिन उनको तमाम तरह के नाम दिए जा चुके हैं, जैसे लव गुरु भी हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हैं, तमाम तरह की सेक्स को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कभी ट्रोल हो जाते हैं, कभी ट्रेंड कर जाते हैं। तो मिलवाते हैं आपको शाहजहांपुर के रहने वाले सखा जी से। तो सर बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपका नाम शाश्वत है, शशांक है, सखा है, राजा है, राजी गुप्ता है, क्या कहते हैं आपको? देखो, बात ऐसी है रागनी कि नाम जो है वो हमारी एक पहचान होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध को हम बुद्ध के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में उनका नाम सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ अपनी एक कहानी कहता है और बुद्ध अपनी एक कहानी कहता है। ऐसे ही मेरी जिंदगी है। शशांक है, वो मेरे पिता का दिया हुआ नाम था। उसके बाद जब संन्यास लिया तो स्वामी शशांक आनंद हो गया। उसके बाद जीवन में जब प्लेजर आया तो मैंने स्वामी हटा दिया, सिर्फ शशांक आनंद कर लिया, क्योंकि आनंद था जीवन में। और उसके बाद फिर जब जिम्मेदारी बनी, लोग गुरु के रूप में मानने लगे और सब होने लगा, तो धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं उस तरीके का गुरु नहीं हूँ जैसे गुरु लोग होते हैं। सो कॉल्ड तरीके का गुरु नहीं हूँ, मैं मित्रवत गुरु हूँ। और जब मित्रवत गुरु हूँ तो मैंने सोचा कि फिर क्या किया जाए, तो बस उसी तरीके से फिर मुझे सखा नाम मिल गया। और इसमें मित्रता है, इसमें गाइडेंस भी है। गाइडेंस ऐसा है जैसे कि मैं अपने जीवन के अनुभव कहता हूँ तो उसमें गाइडेंस आता है। तो सखा मित्रवत गुरु का ही एक नाम है, एक रूप है। ना पूरा मित्र, ना पूरा गुरु, मित्रवत गुरु। तो आपको सखा कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप मुझे सखा ही कह सकते हैं। तो सखा जी, पहले आपकी हम शुरुआती जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आप शाहजहांपुर के रहने वाले, आपका जन्म शाहजहांपुर में हुआ। आपके पिताजी मिस्टर तोता राम गुप्ता जी, उनका कोयले का व्यापार था। तो क्या वो जर्नी थी, और जब अच्छा खासा व्यापार था तो यूं इधर अध्यात्म पे आ जाना, क्या वजह रही? देखिए, व्यापार तो एक पारिवारिक स्थितियों सबके तहत लोग करते हैं, और हमारे पिताजी व्यापारी थे और कोयले का व्यापार था, और शहर में मेरे पिताजी का बहुत नाम था। और मैंने बचपन एक बहुत अच्छा बचपन में कह सकता हूँ जिया, और मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया कि जिस परिवार में मेरे जीवन को ज़्यादा रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि अपने समय से आगे की सोच के लोग मेरे परिवार के लोग थे। मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं रहीं। जिस उम्र में बच्चों को शायद 1 रुपया भी खाने को नहीं मिलता था, पर डे का छोड़िए, महीने में शायद 1-2 रुपए नहीं मिलते थे, उस समय मैं 400-500 रुपये पर डे का खर्चा कर देता था। मेरे स्कूल के टीचर्स कहते थे कि इतनी तो मेरी मंथली सैलरी नहीं है जितना पर डे का तुम्हारा खर्चा है, उस समय की बात। तो बचपन मेरा बहुत शानदार बचपन रहा है, और शायद शानदार बचपन जो है वो एक अलग कहानी कहता है। और फिर जीवन में ऐसा आया कि स्ट्रगल आए। मेरे पिताजी का कोयले का कारोबार ख़त्म हुआ जब गैस आ गई और सब, तो वो व्यापार ख़त्म हुआ। फाइनेंशियली स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर होती चली गईं। उसी दौरान बहनों की शादियाँ भी हुईं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल के पीरियड से हम गुजरने लगे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार हो जब ख़त्म होता है तो आप एकदम क्रैश कर जाते हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है। लेकिन ये तो एक परिस्थितियाँ थीं। लेकिन बचपन में इतना प्लेजर से और इन चीज़ों को इतना जी चुका था कि मुझे इसकी कमी फील नहीं हो रही थी। और सच कहें कि वही सब चीज़ों ने मेरे अंदर एक अलग सोच को जन्म दिया। सन 90 की बात है जो मेरी ज़िंदगी में बदलाहट आई है। असल में लोग समझते हैं कि मेरी बदलाहट आई है ओशो से मिलने के बाद, 97 में ओशो का सन्यासी होने के बाद, लेकिन ये बात थोड़ी गलत है। मेरे जीवन में वास्तविक बदलाहट आई है सन 90 में, और ये बदलाहट इस तरीके से आई। मेरा एक मित्र था, यहीं इसी मोहल्ले में रहता था, धर्मेंद्र नाम था उसका, नीटी नीटी हम उसे बोलते थे। उसने एक पुस्तक ला के दी, और वो उस पुस्तक का नाम था ललिता। ललिता एक ऐसी पुस्तक रही है, अगर आप उसके इतिहास उठा के देखें तो वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल पुस्तक थी, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन और अपने संबंधों पे खुल के बोल रहा था। लेकिन उस पुस्तक से मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी को छुपा के क्यों जीना है। जब परमात्मा की दी हुई ज़िंदगी है तो उसको क्यों छुपाना है। और वहाँ से कुछ 90 से ऐसा हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी पे खुल के बातें करने लगा। सबसे पहले मैं बातें अपनी डायरी से करता था, मैं अपनी डायरी लिखने लगा। उस समय मेरी यहाँ एक शॉप खुल चुकी थी, यहीं कटिया टोला में ही, और वो कार्ड सेंटर था। मतलब उस समय आर्चीज़ का कार्ड सेंटर और ये सब मैंने खोला था।
तो मैं वहां बैठा अपना डायरी लिखा करता था, दिन भर डायरी लिखा करता था, अपनी बातें, अपने जज्बात डायरी में। तो उस समय मेरी बहन की सहेलियां थी काफी सारी, वो डायरियां मांग के ले जाती, भैया क्या लिखते रहते हैं, तो वो भी डायरियां मांग के ले जाती थी। और जो भी डायरी मांग के ले जाती थी, मैं उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक देखता था, जैसे उसे लगता था कि यार ये सब बातें तो हैं जो हम भी करना चाहते हैं। तो वहां से एक मुझे इंकरेजमेंट ये मिला कि अपनी लाइफ अगर हम अच्छे से जीते हैं तो दूसरों के सामने एक मिसाल बन सकता है कि हम झूठे जीवन से बचें। और देखिए, आप भी जानते हैं रागिनी, और मैं भी एक पारिवारिक जीवन जिया हूं। परिवार में और समाज में झूठ 99% चल रहा है और 1% ही कहीं सच है। बेटा बाप से सच नहीं बोल रहा, पति पत्नी के बीच सच नहीं है, किसी भी संबंधों में अब सच नहीं दिखाई देता। एक बहुत पर्दादारी है, एक झूठा नकाब। मतलब एक पति अंदर बैठा लड़ रहा है और अभी थोड़ी देर बाद कोई आ जाता है और मुस्कुरा के वो घर में पति पत्नी बैठ जाते हैं। एक झूठे चेहरे का खेल है, और मुझे ये बचपन से ही अच्छा नहीं लगता था। बस ये मेरी जिंदगी में एक तब्दीली लाया। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ललिता पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने उससे कहा कि और पुस्तक ला के दो, तो उसने ओशो की पुस्तक ला के दे दी। ये 90 की ही बात है। तो 90 में ही हम ओशो के प्रति आकर्षित तो हो गए थे, क्योंकि ओशो की बातें अच्छी लगती थी, उनका कुछ बातें चुटकुले वगैरह अच्छे लगते थे, क्योंकि वही समझ में आते थे। उस समय 14-15 साल के थे हम। लेकिन फिर 97 में एक सन्यासी से मुलाकात हुई। शहर के एक सन्यासी थे, स्वामी योगेंद्र भारती। अब वो शरीर में नहीं है, इंदिरा नगर में रहते थे। तो वहां उनसे मुलाकात के बाद जिंदगी को सन्यास का एक दिशा मिल गई, क्योंकि सन्यास भी एक कोई चीज होती है। और इस तरीके से मैं जो हूँ सन्यास की दिशा में बढ़ गया। तो बस एक छोटी सी कहानी सन्यास की ये थी कि सच्चाई की तरफ बढ़ते बढ़ते मुझे सन्यास की तरफ चला गया। शाहजहांपुर में एक र्यूमर है, कह नहीं सकते कि र्यूमर है या सच्चाई है। एक रेस्टोरेंट था तृप्ति नाम से, जहाँ पर बताया जाता है कि एक कैबिन चलता था, जिसका कैबिन का एक पर्टिकुलर चार्ज रहता था। उसमें कपल्स आते थे, कपल्स बैठते भी थे, और तमाम तरह की जो एक्टिविटी थी वो होती थी। अब उस टाइम पर हम लोग नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैंने वो रेस्टोरेंट में ही चलाता था, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनमें सुधार कर देते हैं। पहली बात तो उस रेस्टोरेंट में केबिन्स नहीं थे। एक हॉल है, वो आज भी पड़ा है, 40 बाई 40 का एक हॉल है, और उसके आगे एक शॉप है, और उसमें हॉल में जाने के लिए वहां से एक गेट है। तो बस इतना डिवाइडिंग हुआ था कि पीछे के उसमें बैठने के लिए वहां पे केवल कपल जा सकते, फॉर कपल्स ओनली। और ऐसा नहीं है कोई छुपा के नहीं चलाया गया, वहां बोर्ड लगा था फॉर कपल्स ओनली। ये कोई छुपा के नहीं चलाया गया था। हार्ट ऑफ सिटी में अपना काम कर रहा था। लेकिन ये क्यों चला था इसे लोग नहीं जानते। कहानी लोगों को ये नहीं पता ये शुरू कहां से हुआ। तो अगर आप थोड़ा सुन लें तो इसकी शुरू ये ऐसे हुआ कि 97 में सन्यास के बाद मेरा पूरा मोह भंग हो गया दुनिया से। मैं मेडिटेशन की दुनिया में उतर गया, साधना की दुनिया में उतर गया। तो वो साधना की दुनिया में उतरते उतरते मैं 3 साल लगभग 97 से लेके और 99 तक एक बहुत ही अलग ढंग का जीवन जिया, जिसमें लाल वस्त्र, लंबी दाढ़ी, बाल, माला, फकीरों के साथ घूमना, नदी के किनारे ध्यान करना, शमशान घाट पे रहना। मैं इस तरीके के जीवन को जीने लगा था, और मुझे परिवार में और समाज में और पैसा कमाने में और किसी चीज में कोई रस नहीं था। तो वहां पे एक घटना घटी कि लगभग 99 की बात है, मुझे एक मौन घटा, लंबा मौन, जिसमें लगभग मैं 70 दिन के आसपास एक बेड पे ही रहा और बोला भी नहीं। वो एक स्थिति होती है साधना की। उससे निकलने के बाद मुझे ऐसा हुआ, अंदर से साउंड आया कि मैं अपनी दुकान पे जाऊं। और उस समय एक रेस्टोरेंट मेरे पिता माँ चला रहे थे, जो कि मैंने 97 के आसपास स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्ट करने के बाद मोह भंग था, तो मेरे माता पिता संभालने लगे। भाई घर में जरूरतें तो थी, तो माता पिता संभालते थे। वो एक खाने का रेस्टोरेंट संभालते थे। तो मैं वहां पे उस दिन उठ के आया और मौन से उठा था, तो अपने ही रेस्टोरेंट पे, जो कि मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, 3 साल बाद आया। तो एक पिता के लिए, जिनके लिए अकेला लड़का हो, वो बूढ़े पिता हैं, उनके लिए वो उस लड़के का आना एक चमत्कार भी था, खुशी भी था। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि लगभग जनवरी के आसपास की बात थी, और बहुत सुहाना मौसम था, सुबह का वक्त था, धूप निकली हुई थी, और मेरे पिता ने मुझे चाय बना के दी और मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम आ जाओ तो कुछ काम बढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे एक शब्द कहा था, वो कभी भूलूंगा नहीं। मैंने उनसे कहा था कि आप जो करते हैं वो करिए, मुझसे जो परमात्मा कराना चाहेगा वो करा लेगा। और फिर मैं वहां बस बैठा, चाय पी, थोड़ी देर बाद चला गया। बोलता कम था,
लेकिन मैं फिर रोज एक आध घंटे के लिए आने लगा। फिर एक दिन की घटना है कि एक कपल जो था वहां आया बैठने। उस समय खाने का रेस्टोरेंट चलता था, आस पड़ोस में सब आरमेला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज है सारा। तो एक कपल वहां आया बैठने, तो मेरे पिता ने उन्हें भगा दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अपने पापा से कहा कि आपने इनको क्यों भगाया? तो बोले ये लोग आ जाएंगे, बैठेंगे और फिर अच्छी बातें नहीं होंगी, ये प्रेम वेम को ले, ये लड़के लड़कियां क्या बवाल मतलब हो जाएगा। तो मैंने कहा पापा ये बात गलत है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो सही है गलत? आप रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, वो आपके पास आते हैं तो आपका फर्ज है आप उन्हें बैठने दें, उन्हें आप जो भी वो मांगते हैं उन्हें दें। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं? उन्हें मेरी बात में थोड़ा सा ये लगा कि विद्रोह नजर आया। उन्होंने कहा 3 साल बाद तो लड़का लौटा है, हम मना करेंगे फिर भाग जाएगा। अच्छा। ये ऐसा थोड़ा सा उनका माइंडसेट था। तो कहने के भाई मैं नहीं बोलूंगा, आपकी कोई आए तो तू बैठने देना। फिर उसके बाद एक और कपल आया। इत्तेफाक की बात, पिताजी मुझे दिया हुआ वचन भूल गए थे उतनी देर में ही, और वो दो दिन बाद की बात है, पापा ने उसे भी भगा दिया। मतलब मैं बैठा हुआ हूं और वो कपल आया है और पापा ने उसे भगाया। तो मैंने कहा पापा ये क्या किया? और मैं उनके पीछे गया, कपल के पीछे, और मैंने जाके कहा मैं आपको बता दूं, मैं जानता था उस लड़की को और उस लड़के को। अच्छा। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि मैं उस लड़की का नाम भी जानता था। मैंने उससे कहा रुकें, मेरे पिता को समझ नहीं है, आप आएँ और बैठें, मेरे पिता से गलती हो गई। वो आए और बैठे। फिर मैं जो कर सकता था, कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी उस समय हमारे यहाँ होता था वो हमने उनको दिया। वो लोग बैठे, 1-1.5 घंटे चले गए। इस तरीके से फिर कपल्स आने लगे, और क्योंकि एरिया था, सुबह बहुत कपल्स होते थे, वो सब आने लगे, धीरे धीरे बैठने का स्थान मिलने लगा। लेकिन फिर एक दिन एक घटना घटी जहां से तृप्ति रेस्टोरेंट एक कंट्रोवर्शियल क्षेत्र में गया। और वो घटना ये थी कि एक लड़का और लड़की जब बैठे आके, तो उन्होंने टेबल पे लगभग 3.5-4 घंटे बैठे, और पूरी टेबल पे उन्होंने 300-400 रुपए के खाने के आइटम मंगा लिए। डोसा ले आओ, थोड़ी देर बाद चाउमीन ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कभी कॉफी ले आओ, लेकिन खाया कुछ नहीं। और वो मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि आपने इतना सब मंगाया है, खाया कुछ नहीं है, और रुपए भी आप दे रहे हैं, 350 का लगभग पेमेंट था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम अगर यहाँ पे ऐसे ही बैठेंगे तो आप बैठने नहीं दोगे, और सच कहें भूखे तो हम है नहीं, है ना, तो हम तो सिर्फ यहाँ बैठने आए थे, आप खाना बेचते हो तो वो हमने ले लिया। तो मैंने कहा यार अब दिल पे ये बोझ है, एक सन्यासी होने के नाते इतना खाना मैं फेंकूं कैसे, और ये मुझे बड़ा एक गिल्ट फील करा रहा था। लेकिन सोल्यूशन भी क्या था? मैं काम करता हूँ, वो आए हैं, अब वो जो मांगेंगे मैंने दे दिया, उनको खाना नहीं है, सिर्फ बैठना है। तो मेरे अंदर उसी समय एक विचार आया, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो अगली बार से ऐसा करो, आप अगर आते हो तो आप 5 रुपए एक सीट के हिसाब से घंटे का पेमेंट कर दो। मतलब यानी कि कपल है तो 10 रुपए घंटे का वो पेमेंट कर दे, और वहां पे फिर वो बैठ सकता है। 3 घंटे बैठेंगे तो 30 रुपए हो गए। अब ये घटना सोचिए आप कि 350 रुपए जिसे देने पड़ते थे उसे 30 ही रुपए देने पड़ेंगे। और उसने फिर अचानक ये बात इतनी तेजी से उड़ गई कि मतलब वहां कपल्स के बीच बहुत तेजी से बात फैली। तो मैं आपको बताऊं कि लगभग कुछ कपल्स खाने आने लगे और कुछ कपल्स केवल बैठने आने लगे, और 25, 30, 50 रुपए कपल्स के सिटिंग चार्जेस मुझे मिल जाते थे। मतलब उस शुरू में 2-4 कपल इस तरीके के होते थे, और ये कहानी पहुंच गई जुलाई तक पहुंच गई। तो जुलाई में मेरे पिता ने ऐसा कहा कि भाई जो कपल के चार्जेस आते हैं तुम रख लिया करो। अब वही बात देखिए ना, आप जिसका खाओगे और वो कुछ कराएगा। तो मेरे पिताजी ने सोचा 20-50 रुपए आते हैं, रख लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जुलाई 1 को ऐसा हुआ, क्योंकि कॉलेज खुल जाते हैं, पहले दिन 110 रुपए सिटिंग चार्जेस आए, 15 जुलाई को 500 रुपए, अगस्त होते होते 2500-3000 सिटिंग चार्ज पर डे का, और दिसंबर होते होते ये 10,000 रुपीज पर डे था। अब आप सोचो कितने कपल्स आते होंगे, अब आप सोचो कितने कपल्स आते होंगे। एक 40 बाई 40 के हॉल में हालत ये थी कि लोग रुमाल बिछा के बैठने लगे। मतलब इतना तेजी से सब चल रहा था। लेकिन आप सोचोगे पर तो बड़ा धन आ रहा था, लेकिन इस धन का मैं क्या कर रहा था ये भी किसी को नहीं पता। वो भी बता देता हूं, जरूरी है। मैं उस समय कुछ ऐसी मानसिकता से गुजरता था कि मुझे लगता था कि सुबह जो धन आए शाम तक उसे खर्च करके सोना चाहिए। तो मैं जितना धन आता था, क्योंकि अब पिता का काम कम हो गया था खाने पीने का और सिटिंग चार्जेस ज्यादा आने लगे थे,
तो मैं पिता को उस धन में से 20% देता था और बाकी 80% उन्हीं कपल्स में किसी की बर्थडे है तो मेरी तरफ से केक फ्री, कोई सबसे लंबे टाइम बैठ गया तो उसको रिवार्ड के रूप में पैसे नहीं लेता था, या किसी को गिफ्ट देना है तो मेरी तरफ से गिफ्ट दे दिए, किसी की शादी करवाई तो उसको इकट्ठा करके 20-25 हजार रुपए दे दिए। मतलब मैं ये करने लगा। अब ये करते करते मैं और ज्यादा फेमस हो गया। मतलब ये तो वही बात है कि हम उसी में पलट रहे हैं और बहुत फेमस होता जा रहा हूं। और ये फेमस होना कुछ ऐसा हो गया कि लोग मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, कपल मेरी बहुत रिस्पेक्ट जिनको आप करते थे। बैठने देते थे वो रिस्पेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ साथ मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रेस्टोरेंट चलाता था। मैं 6 बजे के बाद बंद कर देता था, मेरा रेस्टोरेंट 6 बजे के बाद नहीं चलता था। अब कपल वहां बैठ रहे हैं, अब उसे बैठे बैठे बाहर कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये तो अय्याशी हो रही है, ये यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे इसकी कोई खबर नहीं, मुझे इसकी कोई खबर नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। फिर एक दिन की बात है कि 2 पुलिस वाले आए और 2 पुलिस वालों ने आके वहां पे अचानक एकदम एंट्री की और देखा कि बड़े कपल बैठे हुए हैं। अब उस कपल में एक कपल जो था, अब देखिए कंट्रोवर्शियल बात है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कह सकता हूं आपके उसमें जी। उनमें से एक कपल कहीं हो सकता है किस कर रहा हो। अब उसने तो एकदम वो भड़क गया, कहने लगा यहाँ पे अश्लीलता चल रही है, ये सब बवाल चल रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब व्यक्ति हूं लड़ वाला हो, तो मैंने उनसे कहा कि क्या अश्लीलता है। तो उन्होंने कहा वहां मैंने देखा एक लड़का किस कर रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारे पूरे संविधान में सब कुछ लिखा है, किस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। आप पहले ये बताओ किस करना अपराध कैसे हो गया, पहले तो ये प्रूव करो। और कोई वो पब्लिक प्लेस नहीं है, यहाँ पे मैंने एक कपल्स को परमिशन दे रखी, वो बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता किस करना कोई बहुत बड़ा अपराध है। मुझे नहीं लगता ये अपराध में आना चाहिए। 2 लोगों के बीच व्यक्तिगत बात है, कोई हैंडशेक कर सकता है, कोई लिप शेक कर सकता है, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, मुझे जो लगता है। और शायद इसकी परेशानी तो कानून को भी नहीं है, कानून में भी इसका अधिकार है अगर वो अपने पर्सनल प्लेस में है जहां आस पड़ोस किसी को आपत्ति नहीं। यदि किसी को आपत्ति है, राह चलते कोई करता है तो निश्चित एक क्राइम में आ जाता है। लेकिन जहां ऐसे लोग बैठे हैं और ऐसा एक माहौल है, वहां पे कोई आपत्ति की बात नहीं। अब ये बात भड़क गई क्योंकि मैंने 2 पुलिस वालों की इंसल्ट कर दी थी। वो उस समय तो चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता था अब साजिश बढ़ गई थी मेरे खिलाफ। अब पत्रकार आने लगे, कुछ लोग मुझसे पैसे मांगने लगे, कुछ पत्रकार मेरा हॉल अपने बच्चों के बर्थडे और सब चीजों के लिए मांगने लगे कि आप हमें दे दीजिए, पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, अब क्यों नहीं देंगे, और मैं कुछ गलत ऐसा कर नहीं रहा हूं तो मैं डरूं क्यों। बस समझ लो शायद मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना जिस सिस्टम में रिश्वत चलती है। और फिर मेरे खिलाफ जो हुआ है वो शाहजहांपुर जानता है कि बहुत बड़े बड़े अखबारों में मेरे खिलाफ लेख निकलने लगे, मुझे हर तरीके से परेशान किया जाने लगा। और ये घटना जिस दिन की है कि मेरे रेस्टोरेंट के खिलाफ साजिश पूरी पक गई थी, तो ये घटना लगभग मार्च की है, 2000 मार्च की। घटना ये घटी थी कि मुझे सुबह के समय एक पुलिस वाला आया और वो हमारे रेस्टोरेंट पे आता था कपल के साथ, वो खुद आता था। अच्छा। उसने मुझसे आके कहा कि भैया आज आपके रेस्टोरेंट पे रेड पड़ने वाली है और आप पकड़े जाओगे, और हम चाहते हैं कि आप आज जो है रेस्टोरेंट बंद कर दो। तो मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन हमने जो किया है पीठ नहीं दिखाने के लिए किया। वो बोला भैया बड़ा बवाल हो जाएगा। मैंने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। और उस समय रागनी मैंने जितने भी बच्चे आए वहां पे, जो भी कपल आते थे, मैं सबको वो कहा कि आज रेड पड़ने वाली है, अगर आप में साहस है तो बैठिए, अगर आप में साहस नहीं है तो आप चले जाइए, लेकिन ये होने वाला है आज। आपको बताऊं कि उनमें से कुछ कपल्स बैठे, कुछ कपल गए, ऐसे करके चीज चलती रही। और एक कपल में एक लड़की तो ऐसी थी जो कि मतलब कहने लगी कि हम जानबूझ के बैठेंगे भैया, आपने हमें बहुत जगह गाइड किया है और परेशानी में आपको छोड़ेंगे नहीं, हम मतलब बैठेंगे। ऐसे 2 कपल बैठे और दोपहर में 1 बजे के आसपास पुलिस आई और उन दोनों कपल को पकड़ के ले गई। अच्छा। मुझे नहीं ले गई, उन दोनों कपल को ले गई और पहले उन कपल्स को जाके टॉर्चर किया। लेकिन फिर 1 घंटे बाद दोबारा आई पुलिस, मैं वहीं था, तब वो मुझे लेके गए।
और जब मुझे लेके गए तो उस समय जब मैं एसओ के कमरे में एंटर किया तो वहां पे पूरे पत्रकारों की एक जमावाड़ा बैठा हुआ था, सारे पत्रकार मेरे खिलाफ थे। तो मुझसे बात हुई, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बोल पाऊंगा तो आपके लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, तो मैं बोल रहा हूं। तो आरपी सिंह से मेरा पहले साबका हो चुका था, वो मुझे पसंद करते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी प्रणाम, वो उठ के खड़े हुए तो लोगों को ये भी बुरा लगा कि एक ऑफिसर क्यों खड़ा हो गया। तो सब बोले अरे अरे इनको अंदर डालना है। तो आरपी सिंह ने कहा स्वामी जी इन लोगों के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दे दीजिए। मैंने कहा पूछिए। तो एक ने मुझसे पूछा कि आपका रेस्टोरेंट कैसा रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा रेस्टोरेंट का मतलब होता है, मैंने फिर एक परिभाषा करी, मैंने कहा रेस्ट ऑन रेंट है और इसका मतलब होता है जहां आराम किराए पर उपलब्ध है। तो मेरे यहाँ आराम किराए पर उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन था कि आप के यहाँ केवल कपल जा सकते हैं और बाहर आप चाय वाले बैठ सकते हैं, अंदर कपल ही जा सकते हैं, ये नियम आप कैसे बना सकते हैं हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा ये नियम इसलिए बना सकते हैं, मैंने कहा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कभी डिस्को थिक गए? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा डिस्को थिक में साड़ी पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि डिस्को थिक में साड़ी पहन के यदि गए, जबकि भारतीय परिधान है साड़ी, अगर साड़ी पहन के गए और किन्हीं कारण से साड़ी दब गई, किसी के पैर में खुल गई, तो वहां लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं। तो मैंने कहा आरपी सिंह जी से मैं इतना पूछना चाहूंगा कि हमारे रेस्टोरेंट पे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की कभी खबर नहीं है। तो हमने कहा हमारे यहाँ कपल्स आते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कपल नहीं है, वो वहां कुछ ऐसी हरकत कर सकता है कि जिससे वहां माहौल खराब हो। तो मैंने नियम बनाया। तो कहने लगे आप वहां पे 20 रुपए घंटा लेते हैं। अब तब 10 से बढ़ के 20 हो गए थे, मतलब कपल के 10 से बढ़ के 20 हो गए थे। तो मैंने कहा हाँ मैं लेता हूं, ये मेरा अधिकार है। अब मैं कितने पैसे लेता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे टैक्स ले सकते हैं, इससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं 20 लूं कि 200 लूं। अब क्या इसमें भी कोई नियम बनाएगा कि गरीबों के लिए करो, है ना? तो वो तो मेरा अधिकार है। फाइनली कोई मेरे आगे बात नहीं कर पा रहा था और एक ही डिसीजन था, हमें कुछ नहीं पता सर, आप इन्हें अंदर डालिए। तो आरपी सिंह ने कहा स्वामी जी क्षमा करें, हमें आपको अंदर डालना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल दीजिए। तो 294 एक दफा होती है, वो मेरे ऊपर लगाई गई। वो 294 को जैसी दफा होती जो पुलिस के अधिकार में आता है, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत तंग करने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो उन्होंने मुझे दिया। अगले दिन जमानत हो गई, 700 रुपए खर्चा हुए, और उस समय उस दिन 700 रुपए मेरे पास आए थे, वही 700 अगले दिन खर्चा हो गए। लेकिन मैंने तुरंत आके दोबारा रेस्टोरेंट खोल दिया। अब ये बात जो थी प्रशासन और पत्रकार और सारे लोगों को और अखर गई। फिर वो मुझे दोबारा पकड़ के ले गए शाम को। उस दिन मैं जमानत करा के आया हूँ, शाम को फिर मुझे पकड़ लिया और फिर मेरे साथ टॉर्चर हुआ। अच्छा। मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया, लगभग 1 से 2 घंटे के बीच उन्होंने मुझे मारा और कहा कि ये बंद करो। और मैं एक ही चीज कहता रहा कि आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। वो अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा। लेकिन उस दिन केस कुछ नहीं किया और फिर मुझे इस तरीके से छोड़ दिया कि कोई बात नहीं आप जाओ। तो उनको ये था कि ये बंद करेगा, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। और ये कहानी रागनी 2 साल के अंदर, अब एक ही बार कब तक उठाते, 2 साल के अंदर 5 बार मेरे साथ टॉर्चर हुआ। अच्छा। 5वीं बार में जो घटना घटी वो भी आपको बताना जरूरी है। 5वीं बार में घटना ये घटी कि मेरे मदर फादर बहुत परेशान हो गए थे इन चीजों से कि बार बार तंग करते हैं। तो मेरी सिस्टर एडवोकेट है, तो शहर की पहली लेडी एडवोकेट थी इस शहर की, अब दिल्ली में है, शादी हो चुकी उसकी। तो उसने मेरे पिता को सलाह दी कि ऐसा करिए, आप इसको जो है आप बेदखल कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं जिद्दी था, मुझे तो लड़ना था। तो मेरे पिता ने एक बार कहा भी कि बेटा कोई बात नहीं, बेदखल नहीं करते हैं, हम सिस्टम से लड़ेंगे। हमने कहा नहीं पापा, आप मुझे बेदखल करिए, ये मेरी लड़ाई है और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। तो मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया। तो बेदखल करने के बाद मैं शाहजहांपुर में 3, साढ़े 3, 4 साल लगभग किराए पे कमरे लेके रहा, जबकि मेरे 2 मकान थे। ये मेरी रिस्पेक्ट थी कानून को, कानून को रिस्पेक्ट थी। जब आप सही थे तो आपने कैसे वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया और तो सिस्टम के खिलाफ? देखिए, मैं आपको केवल जो है ना, जिंदगी एक तरफा नहीं चलती है। मैं तो सही था, लेकिन अब वहां पे बात मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी माँ, वो अब अगर मैं अपनी जिद में इनको भी कष्ट दे रहा हूं तो वो भी तो गलत है ना।
भाई वो भी तो गलत है। तो मेरी लड़ाई ये चल रही थी कि मैं अपने को जस्टिस कर पाऊं। और मैं एक घटना इसके बीच में और बताना चाहता हूं। वो घटना ये थी, और जो आज मुझे आप बोल्ड देख रहे हैं ना, उस घटना के कारण देख रहे हैं। वो घटना ये थी कि सन इसी बीच में मेरे पिता एक दिन रात में अकेले बैठे थे मेरे साथ और रोने लगे। और रोते रोते उन्होंने एक बात कही कि मैं बहुत चिंतित हूं, अब तुम्हारा होगा क्या, क्योंकि इतना तुम पे बदनामी तुम्हें कर दी गई है, तुम्हारी लाइफ होगी क्या। तो वहां एक व्हाइट बोर्ड रखा था, मेरी सिस्टर जो थी वो ट्यूशंस पढ़ाती थी, एक व्हाइट बोर्ड रखा था। तो मैंने उस पर एक काले रंग का स्केच पेन से दाग बनाया और मैंने कहा आप यही तो कहना चाहते हैं, ये कालिक लग गई है सफेद पे। तो कहने लगे हाँ ये कालिक लग गई है और मुझे चिंता है इसको कैसे हटाओगे। तो मैंने पानी लिया और पानी लगा के उसको पूरे पे फैला दिया, उस कालिक को। और मैंने कहा मैं इसी बात को इतना फैलाऊंगा कि ये सम्मान बन जाएगी और कालिक नहीं दिखाई। और आज मैंने अपनी जिंदगी को इतना फैलाया है कि जिन चीजों से मुझे शाहजहांपुर ने अपमान दिया, आज वही मेरी जिंदगी में सम्मान का कारण है। आपने इतना फैलाया कि जिस रूम में आप किराए पर रहते थे वहां पे आपका एक अफेयर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। वो फिर रूम में नहीं हुआ था, वो तो एक ओशो सन्यासी थी लड़की जी। जो मैं क्योंकि शिविर भी जाता था ना, क्योंकि अब केवल यही तो नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इस बीच एक शिविर जा रहा हूँ, ओशो के लिए जी रहा हूँ। तो वहां एक शिविर में एक ओशो सन्यासी मिली और वो चाहती थी कि मेरे साथ रहे, वो रही। शादी होने के बाद भी आपको ये ठीक लगा? देखो ये ठीक और जो सही गलत की परिभाषा है, मैं इससे मुक्त हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मुक्त हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये बात आप माने, लेकिन मैं इससे मुक्त हूँ। क्योंकि अगर मैं सन्यास क्या है? सन्यास है अपनी लिखी हुई स्लेट को कोरा करना। भाई कहते हैं ना कि कुंवारेपन का एक आनंद क्यों है? क्योंकि कुंवारे का अर्थ है कि इसके चित्त पे अभी कुछ लिखा नहीं। तो सन्यास भी है फिर से कुंवारा होना। तो हमने जो अपने चित्त पे लिख रखा है कि हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, जात पात होती है, ऊंच नीच होता है, छोटा बड़ा होता है, रिश्ते नाते होते हैं, ये सब हमने लिख रखा है ना। और जैसे मैंने बताया कि मेरे परिवार में थोड़ा कम था, ये थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ था लेकिन कम था। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे को जो है वो मिटाना है। तो सन्यास उस मिटाने की प्रक्रिया का नाम है। अब जब मैं उस प्रक्रिया में ही हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि एक लड़की रह सकती है और एक लड़का नहीं रह सकता, और लड़का रह सकता है लड़की नहीं रह सकती है? ये मैं बात नहीं थी। वो रहना चाहती थी और उस समय कई सन्यासी लड़के थे जो मुझे पसंद करते थे और मेरे पास काफी समय बिताते थे। शाहजहांपुर में उस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे एक, जो हमारे पास मेडिटेशन करने आते थे। और अब तो उन्होंने भी उठाया कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, आप एक स्त्री संघ में रहेगी। तो मैंने कहा आपको स्त्री दिखाई कैसे पड़ती? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती, मुझे तो एक पर्सन दिखाई देता है। आपने ये बात अपने घर में अपनी पत्नी को बताई? तो मेरी पत्नी को पता था, उसमें बात नहीं थी छुपा। हाँ ये बात अलग है, किसी को ऐसा पता लगना बुरा लगेगा। लेकिन अब देखिए, आप बात समझिएगा, जब मैं सन्यास के इस जीवन को जी रहा था तो उस बीच मेरी पत्नी भी मुझे पत्नी जैसे संबंध ज्यादा नहीं रह गए थे। मतलब उसके बीच में मैं कहता था कि ठीक है अब मैं शादी हो गई है एक उस समय, लेकिन अब मेरे पास सन्यास की समझ है और मेरा एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए सपने में शादी हुई थी और सपना टूट गया है। सपने में ही मैं किसी का पुत्र था, वो टूट गया है। सपने में ही मैं हिंदू हुआ करता था, वो टूट गया है। अब मैं केवल एक ह्यूमन बीइंग हूं और उस ह्यूमन बीइंग के तहत मैं अपना जीवन जी रहा था। तो वहां पे ये मैं अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, ये पराई और ये सब मैं नहीं देखता। मैं इससे पार था और आज भी हूं। आज भी आज अकेले नहीं है, आपके साथ आपकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। 3 गर्लफ्रेंड हैं। आपको 3 गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, मुझे मोहब्बत करने वाले कम से कम 15 लड़के भी हैं जो इस समय आश्रम में हैं। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं। प्रेम करना और संभोग करना दो अलग अलग चीजें। तो संभोग करने को आप प्रेम मानती हैं? नहीं। तो आपने ये क्यों कहा आपकी गर्लफ्रेंड है? जिनके साथ आप रह रहे हैं आप मेरी बात समझिए। देखिए आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में भी एक सेक्स का पार्ट होगा। तो क्या 24 घंटे सेक्स होता रहता है या और भी कुछ होता है? तो ऐसे ही मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं। कोई मुझे गुरु मान के रह रहा है, कोई मुझे प्रेम में रह रहा है, किसी का मन था कि अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है संग में रहना। हाँ ये बात अलग है, उसके बीच में एक हिस्सा कभी ऐसा भी आता है जब सेक्स भी होता है,
तो वो एक पार्ट है लाइफ का, इसमें इसमें इतनी आपत्ति क्या है? अगर कोई लड़की 2 से 3 मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसको नाम दे दिया जाता है। वो दे दिया जाता है, छोड़ दीजिए। अगर एक लड़का 2 या 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है तो क्या नाम दिया जाएगा? आप उसको समाज में चरित्रहीन कह सकते हैं, आप मुझे भी कह सकते हैं, वो आपका एक दिया हुआ नाम होगा, इससे मेरे जीवन पे क्या फर्क? मैं गधे को कुत्ता कह दूं, उसमें क्या हो जाएगा? गधा गधा ही रहेगा। मैं जो हूं, मेरे व्यक्तित्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शब्दों से मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा? आपके हिसाब से पैर छूना भी मूर्खता है? आपने एक वीडियो शेयर किया था बिल्कुल, जिसमें आपने बिल्कुल कहा था मूर्खता है। कि पैर छूना ये था तो महिला की पूरी कम से कम जुतिया और पायल छू ही जाए। मैंने उसको वो ऐसे कैसे कहा, आप- मैंने ऐसे कहा था। जी। देखिए, मेरे आश्रम में बहुत लोग आते हैं क्योंकि मुझे लोग गुरु भी मानते हैं, तो जब पैर छूते मैं सबको मना करता हूं कि पैर मत छू, क्योंकि लॉजिकली पैर छूने का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, पैर पे सर रखने का कंसेप्ट है, पैर छूने का कंसेप्ट नहीं है। और आजकल तो वो पैर ही पैरौना होने लगा है, घुटनों तक ही होता है। क्यों बेइज्जती करते हो? क्यों? किसी काम को करो तो सभ्यता से करो, जिससे होना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं, तो मैं मना करता हूं कि पैर मत छुओ। तो उसके लिए मैं एक बार ऐसी मजाक में बड़ी बात कही, मैंने कहा कि आप मेरे पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? मुझे मेरे पैरों में ही कुछ नहीं मिला, मेरे पैरों में केवल चप्पल मात्र है। इससे अच्छा तो किसी ऐसे के छू लो जिसके पैर में बिछिया छिया हो, कुछ माल तो मिलेगा। हमारे पैर में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक बात थी। इसका मतलब ये नहीं मैं कोई अपमान और सम्मान मान रहा हूं। भाई अब मैं नहीं समझता पुरुष के पैर में चप्पल के अलावा कुछ होता है, लेकिन महिला के पैर में एक आभूषण होता है कि उसकी कीमत तो है, कम से कम उसकी कीमत है। बस एक कीमत से एक रिलेटेड था कि अगर कुछ तुम्हें मिल रहा है तो उसके लिए करो, मेरे पैरों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पे कोई सम्मान अपमान की बात तो नहीं होनी, कुछ है ही नहीं इसमें। जो आज के समय में रेप और ये सब बलात्कार की चीजें बढ़ रही हैं, आप ये मानेंगे कि अगर वेश्यावृत्ति या इस तरह की कोई लीगली हर जगह पे कॉन्सेप्ट हो तो ये सब चीजें कम हो सकती है? नहीं कम हो सकती। वैश्यावृत्ति से अगर कम हो सकती होती तो फिर तो ये बिल्कुल अलग बात होती, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को एक समझ विकसित करें तो नहीं हो सकता। मैं आपको पूरी पृथ्वी पे एक जगह की मिसाल दे सकता हूं जहां आज तक एक रेप नहीं हुआ, और वो जगह है फ्लोरिडा बीच, एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पड़ता है। वो पूरा शहर न्यूड है, वहां न्यूड ही रहते हैं, वहां न्यूड ही रहते हैं, वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ आज तक। सखा जी, आपकी जो तीनों गर्लफ्रेंड्स बैठी हैं, तीनों के राइट हैंड पे सखा लिखा हुआ है, इसके पीछे का भी कोई रीजन है? वो इनसे पूछिए क्या रीजन है। इन लोगों का था कि टैटू बनवाना है, और दिव्या का तो बहुत पहले से बना हुआ था। फिर उसके बाद हुआ कि नियति का कहा कि मैं भी बनवाऊंगी, तो नियति ने बनवा लिया। अब इस रू ने कहा कि ये भी बनवाना चाहती, तो इन्होंने बनवा लिया। तो बस ये तो इनके एक शौक है, इसमें क्या है, कोई इसके पीछे लगा कि कुछ प्रेशर में तो नहीं आपने कहा कि सब मेरे अपने हाथों अच्छा में? आपके सामने बैठे हैं, ये प्रेशर में लग रहे हैं आपको? ये आपको प्रेशर में डाल दे, हमें प्रेशर में डाल दे, ये प्रेशर में रहेंगे क्या? मतलब देखो, अगर कोई ये कहता है तो वो कहीं ना कहीं स्त्रियों को अपमान कर रहा है। प्रेशर कैसा हो सकता है? कोई स्त्री प्रेशर में रहती है? हाँ, रहती है। तो जो रहती हैं वो सामाजिक स्त्रियां, हमारे पास प्रेशर में नहीं रहती हैं। और हमारे यहाँ आप आश्रम आइए, ये दिन भर घूमती हैं, अपना काम करती हैं, सबके अपने मोबाइल हैं, सबके अपने ऑफिस और सबके सिस्टम है। मैं तो कमरे में पड़ा रहता हूँ। तो प्रेशर में रहने वाला कमरे में रहेगा, बाकी सब आजाद रहेंगे। इस बीच अगर 1-2 लड़कियां और आ जाएं और वो कह दें कि हमें आपके साथ रहना है, तब आप क्या करें? उनकी मौज है, मेरे और उनके बीच एक सहमति ये होनी चाहिए। जैसे मेरा है, मैं आपको सच बताऊं, देखिए अगर आप हिंदू मैरिज बात कर लेते हैं, हिंदू जो मैरिज होती है उसमें 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। वो अगर बहुत गहरे से देखें तो एक एग्रीमेंट है, एक बताया जा रहा है कि मैं पुरुष से वादा करता हूं कि मैं अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा सम्मान दूंगा, पत्नी कह रही कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। और सच कहें कि अगर दोनों तरफ से वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो लॉ बताए जा रहे हैं कोई हिंदू या कोई पति पत्नी उसको याद भी रखे। जैसे अगर आप कहें कि हमारा पार्टनर है और पार्टनर के साथ कभी मतभेद होते हैं तो फिर ऐसा करते हैं, भाई चलो एग्रीमेंट उठा के देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ कहाँ बात की थी। तो मैं तो समझता हूं ये जो 7 फेरे के वचन है वो बार बार याद दिलाए जाने चाहिए। तो ऐसे ही मेरा है, मेरे पास कोई आता है तो मेरी कुछ अपनी बातें होती जो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे के साथ रह सकते हैं तो बस फिर आपकी चॉइस है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे कलेश नहीं पसंद है, और सिर्फ सिंगल सी बात है, मुझे कलेश नहीं पसंद है भाई। और मुझे ये मुट्ठी में मत बांधना, मेरे पे कब्जा करने की कोशिश मत करना।
खुली खुली मुट्ठी पे मैं रेत को रख लो, हजारों साल तक रह सकती है, बांधोगे चली जाती है। मैं रेत जैसा हूं, मैं बन नहीं सकता, ये मेरा अपना है, मुझे मत बांधो। और ऐसा नहीं है कि मैं बांध रहा हूं, मैं भी नहीं बांध रहा, क्योंकि मेरे जीवन में अब स्त्रियों की बात करें तो इतनी आई है कि मैं गिनते गिनते बीच में भूल जाता हूं कि मुझे अगर सीक्वेंस में गिनता हूं। मैं कई बार ऐसे बैठा, मैंने कोशिश की, दिव्या और हम बैठे नहीं यार गिनते हैं कितना, मैं बीच में भूल गया बात, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ हो गई। तो जब तक सही संख्या नहीं मिले मैं संख्या नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि मैं भूल जाता हूं, इतनी सारी हैं। तो अगर मैं कब्जेदार होता तो वो होनी चाहिए थी। मेरी संग की गर्लफ्रेंड मेरे साथ रही हुई, उन्होंने मैरिजेस कर ली और मैंने खुद करवा दे, कर लो भाई मैरिज, कोई बात नहीं। मेरी एक फिलॉसफी है, जब तक प्रेम है साथ रहें, जब प्रेम नहीं है तो अपनी अपनी यात्रा करें, कलेश में ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं है। और प्रेम ही एक खूबसूरती है जिसको जिया जाना चाहिए। अगर एक दूसरे का दमन है तो मैं नहीं समझता साथ रहने की जरूरत है। और ये अगर पूरी दुनिया के हर आदमी अगर सोचे तो जो मैं जी रहा हूं यही तो सब जीना चाहते हैं। ऐसे ही तो चाहते हैं कि यार इस तरीके का ना हो रिश्ता, एक बड़ा समझदारी का रिश्ता होना चाहिए। तो ऐसे तो हर दूसरे घर में तलाक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने मैरिज बनाई है उसी सिस्टम में तलाक भी तो बनाया है। तलाक कोई मैंने बनाया है, अब तलाक का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा देना। भाई तलाक तो जिस सिस्टम ने शादी बनाई उसने तलाक बनाया। क्यों बनाया? इसका मतलब सिस्टम ये जानता था कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जब प्रॉब्लम हो तो तलाक ले लो। अब देखो ना, जो कत्ल हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है किसी के साथ, ये छुप छुप के जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ये लोग कानून को नहीं समझते। कानून की सहमति से आप अलग हो सकते हैं, फिर चाहे आप अपने प्रेमी के साथ रहें, चाहे पड़ोसी के साथ रहें, चाहे किसी के साथ रहें। ये हत्या करने की क्यों जरूरतें होती हैं? तो ये समझदार की कमी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये सब रह रहे हैं, ये सब लीगल तरीके से रह रहे हैं। इनके माता पिता को पता है, इनके सबको पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी नजर में शुरुआत में अच्छी चीज नहीं थी। दिव्या जब हमारे पास आई थी तो इनके पिताजी पुलिस लेके आए थे। 5-6 लाख रुपए बेचारों के खर्च हो गए थे उस समय, लेकिन लीगली रूप से हम थे तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। और निश्चित ही उन्हें ये डर था हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है। जैसे होता ही है कि बेटी बेच ना दी जाए, पता नहीं बेटी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, बेटी तब उनके रहे संदेह। रहते हैं हर पिता बिल्कुल रहते हैं और रहना चाहिए। देखिए कोई भी हो, कोई भी रिश्ता है, उसमें ये सब चीजें जायज हैं। लेकिन क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? अच्छे बुरे लोगों के बीच ही दुनिया है। तो आज दिव्या के पिता माँ खुश हैं, बात करते हैं, सब जुड़े हुए हैं। आज दिव्या एक कंपनी की मालिक है, आज दिव्या सब सिस्टम संभाल रही है। नियति की माता पिता मेरे लिए कपड़े भेज देते हैं, हमारे लिए दिव्या के पिताजी जो है वो वहाँ पे पापड़ वगैरह भेजते हैं। नियति के पिताजी ने आम भेजे हैं हमारे लिए खाने के लिए, हैं? और रूह का तो भाई मेरे साथ रहता है वहाँ, वो भी आश्रम में जो गुरु मानता है वो भी वहीं रहता है। अच्छा यार ये कितना अच्छा दुनिया है। आप सोचो, रूह का भाई रह रहा, वो तो मुझसे भी लंबा चौड़ा, मेरे जैसे 3 आदमी को तो वो अकेले समेट ले, तो उसकी बहन वहां दमन में रहेगी है? वो अकेला तो सबका दमन कर सकता है। आपने सेक्स पे एक वीडियो बनाया और आपने उसमें कहा कि 40 साल से ऊपर का व्यक्ति कसरत करता है, उसमें आप क्या समझाना चाह रहे थे? देखिए बात ऐसी है कि आज की तारीख में मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, और जो मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। आप मेरा प्रोफेशन भी ऐसे ही है जिसमें लोग सलाह लेने आते हैं, तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं बीच बीच में लोगों को छोटी छोटी ऐसी टिप्स दूं जो सहज हों। अब जैसे मैं हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, तो मैं कहा सिर्फ सहजता के साथ मेरा जीवन चलता है। भूख लगती है खाना खाता हूं, नींद लगती है सो जाता हूं। जीवन की शरीर की अंदर की आवाज सुनता हूं, उसको पालन करता हूं और मैं फिट हूं। मैं योगा नहीं करता, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मैं जिम नहीं करता, मैं किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं करता जो फिजिकल फिटनेस के लिए की जानी चाहिए, और आई एम टोटली फिट। तो ऐसे ही मेरा अब क्या है, देखिए जैसे एक आदमी ने कहा कि मैं 2 घंटे कसरत करता हूं, 100 ग्राम घी पीता हूं और फिर मेरी जिंदगी 5 साल ज्यादा हो जाती है। और मैंने कहा बेवकूफ, तू पूरी जिंदगी कर रहा, 5 साल तो तूने इधर खर्च कर दिए, तो फायदा क्या हुआ? जीवन की खूबसूरती यह है कि सरलता के साथ इसको पूरे तरीके से जिया जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति सुबह सिर्फ इसलिए देखो ना 35-40 से आसपास जहां पेट थोड़ा निकलना शुरू हुआ, वो लोग तुरंत अच्छा सा ट्रैक सूट वगैरह खरीद के और सुबह जाने लग जाते हैं, है ना?
इनमें से 95% लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनका सेक्स जो है विदा हो रहा है, इनकी जिंदगी से जा रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, क्योंकि बचपन से सेक्स को लेकर इतना डराया गया कि जगह जगह दीवारों पे लिखा रहता है नपुंसक मिले हैं, सेक्स रोगी मिले हैं। तो मेरे एक स्वामी जी थे, वो कहा करते थे, कहते ये आदमी कौन है डॉक्टर जो केवल नपुंसकों से मिलता है। तो बात ऐसी है कि इंफॉर्मेशन हमारे चारों तरफ इतनी गलत दी गई हैं कि उसके भय के कारण आदमी अपने को समझने लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमी है जिसकी वजह से मेरे जीवन में सेक्स जा रहा है। तो वो शरीर के फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना, बादाम खाना, हर 35-40 साल वाला आदमी 5 बादाम भिगो के खा रहा है, क्यों कर रहा है? ये सब अपने सेक्स को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने उनको वहां एक छोटा सा टिप्स देने की कोशिश की कि यदि आप अपने सेक्स को देखें तो सेक्स से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक सब कुछ तो हिल जाता है, सब कुछ तो आपके शरीर का हिस्सा उसमें शामिल होता है। दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सेक्स। और ये मैं नहीं कह रहा केवल, ये तो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। इस दुनिया के बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि शरीर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है सेक्स है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर सेक्स को अच्छा बनाए रखता है तो उसके जीवन में प्लेजर रहता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। तो ये एडवाइजेस जब वो लोग देते हैं तो उनको आप डॉक्टर बोलते हैं, और हम देते हैं तो हम भ्रष्ट हो गए। मैं भी तो वही एडवाइस दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में सेक्स को अच्छा बना के रखिए। अब जैसे मैं स्त्रियों को भी एडवाइस देता हूं कि उनको अपने घर में आदमकद आईने रखने चाहिए। वो छोटे छोटे आईने रख लिए, लिपस्टिक पाउडर से चेहरा सजाती रहती हैं और नीचे से उनका बॉडी खराब हो गई है, तो उनके पतियों के उनके साथ संबंध अच्छे बिगड़ते चले जाते हैं। तो अगर आदमकद उनके आईना होगा तो थोड़ा देख के सजेंगी सबरेंगी, अपने शरीर का भी ख्याल रखेंगी। देखो, अब ये एडवाइस दी तो इससे मतलब मैं इस स्त्री का अपमान कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं, आई एम गाइड, तो मैं उसको गाइड कर रहा हूं। ये मेरा रोल है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पास आने वाले लोगों को एक मैसेज दूं। अब क्या पर्सनल फोन करके दूं कि भाई सेक्स करना और मत जाना? भाई मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरे हजारों लोग सुनने वाले हैं, तो मैं वीडियो पे ही बोलूंगा। वीडियोस पे और भी कुछ लोगों ने बोला है, जब पोस्ट डाली गई तो उसमें कमेंट आया कि आपका पता नहीं कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं और आपकी सोर्स ऑफ किसे नहीं पता है? अरे जाओ, अभी मैं आपके उस पर बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअली जीनियस प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, आप सर्च मार के देख लो, रजिस्टर्ड है, टैक्स देती है, सब कुछ पता लग जाएगा। आप खोजो तो। कुछ लोग कह रहे हैं आपने अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। हाँ भाई, बंद करके रखा है। वो तो बंद करके रखा। क्यों बंद करके रखा है? जैसे मंदिर में ताले क्यों लगाते हैं? भगवान को डर होता है कोई घुस जाएगा? नहीं। क्यों बंद कर देते हैं ताले में? कुत्ता उत्ता ना घुस जाए। हाँ। तो मेरे भी सेक्शन में आ जाते हैं कुछ, मेरा कमेंट सेक्शन है, इसमें आ जाते हैं कुछ। अच्छा, तो इसलिए बंद कर रखा है। कहीं ना कहीं आपको कोई डर है? नहीं, डर नहीं, कुत्तों से डर थोड़ी ना होता। गंदगी का भी तो एक कारण होता है। जरूरी है आप डर की वजह से बंद करें? गंदगी की वजह से भी बंद करते हैं। हमने गंदगी की वजह से बंद कर रखा, डर की वजह से होते तो बात ही क्या थी। ईश्वर में आस्था रखते हैं? पूरी। ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, बल्कि ईश्वर की शरण में जीते हैं। हम ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि जैसे मैं मछली हूं और ईश्वर समुद्र है। इसमें आस्था की कोई बात नहीं, हम तो उसके अंदर जी रहे हैं। इसमें आस्था कहां से आती है? हम तो उसके अंदर जी रहे हैं, आस्था का सवाल ही नहीं है। हमारी सांस उसमें है, हमारा खाना उसमें है, हमारा जीवन उसमें है, सब चीज उसमें है। इसमें आस्था तो बहुत छोटी बात है। आस्था तो जबरदस्ती का एक विश्वास बनाना, जैसे हम टैग लगाएं मेरा नाम शशांक, ये आस्था बनाना है शशांक पे। लेकिन आई एम ओनली, मैं हूं, इसमें आस्था की क्या बात है? आस्था कहीं ना कहीं ये सिद्ध करती है कि तुम छोटे हो। जैसे आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत से लोग धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठा लिए, हत्याएं हो रही हैं। अरे भाई, धर्म की रक्षा में नहीं, धर्म की शरण में आओ। तुम धर्म की शरण में होगे तो तुम्हें रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, धर्म तुमसे बड़ा है। अब तुम शंकर जी की रक्षा करो, कैसे चलेगा? शंकर जी को किसी से रक्षा की जरूरत? तो मैं वो नहीं करता, मैं तो खुद उसके अंदर जी रहा हूं। मैं कैसे कहूं कि वो है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो कहने की बात ही नहीं। मैं कभी मंदिर में जाके पूजने बैठ के मांगता कुछ नहीं हूं। मंदिर चला जाता हूं, मूर्ति को निहारता रहता हूं, बैठ जाता हूं, ना कभी शिकायत करता हूं, ना धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो जानता ही है सब कुछ। कहीं ना कहीं अभी कोई कमी नहीं रही है हो आपकी लाइफ सकता में? नहीं, मुझे देखो सच कहें कि जिसको भी जो मिला है, ऐसी मेरी अपनी बात नहीं है, आपको भी जो उपलब्ध है आप उसके पात्र थे और आपने उसी के लिए एफर्ट किया है, तो शिकायत वाली बात तो होती नहीं कोई। मेरी समझ है, शिकायत की कोई जरूरत ही नहीं।
मुझे तो मजा आ रहा है जिंदगी में। आई एम ए विजिटर ओनली, मैं जी रहा हूँ इस जिंदगी को बहुत आपको पता है आपको सोशल मीडिया पे गालियां भी पड़ती है? हाँ, बहुत ज्यादा पड़ती है, उसमें क्या है, उससे क्या होता है। अब मैं कोई चिपकी आपको दिख रही। देखिए एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी, और ओशो से सुनी थी। कहानी है, बुद्ध एक गांव में गए और वहां एक आदमी आया और उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। तो बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है? तो उसने कहा हम आपसे गुस्से में आपके ऊपर थूक रहे हैं और आप कहते हैं और कुछ कहना है। तो बुद्ध ने कहा मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। उसने कहा कहिए। बुद्ध ने कहा पिछले गांव में जब मैं रुका था तो वहां कुछ लोग मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, लेकिन मेरा पेट जो था वो भरा हुआ था, तो मैंने मिठाई ली नहीं, मैंने वापस कर दी। तो तुम बता सकते हो वो उस मिठाई का क्या करेंगे? तो बोले वो मिठाई अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा क्रोध मैं नहीं ले रहा हूं, अब तुम घर जाके बच्चों को करोगे। तो जो लोग मुझे गाली दे रहे मैं ले ही नहीं रहा। तो आगे जीवन में और क्या क्या लक्ष्य हैं आपके जो आपने सोच रखा है जो आपको आनंदित करेंगे? मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि मैंने जीवन में जो करना था वो बहुत पहले कर चुका हूं। अब जीवन में मुझसे जो होना है वो हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें करने की और चाह की बात ही नहीं आती, वो हो रहा है। देखो शब्दों में कुछ चीजें आती हैं कहना, जैसे कि ये आता है प्रेम करो, लेकिन प्रेम किया तो नहीं जा सकता, वो तो एक शाब्दिक, जहां संवाद होता है वहां ये कहना पड़ता है। तो ऐसे मैं कह दूं कि मैं ये करना चाहता हूं तो करना नहीं, वो अंदर से लग रहा है कि अब ये करने योग्य है, लेकिन वो मैं कर नहीं रहा, वो मुझसे करवाया जा रहा है, नेचर की प्लान है। अब मैं ज्योतिष को बिलीव करता हूं और ज्योतिष को गहराई से जानता हूं, मानता हूं, तो मेरा मानना है कि सब कुछ पहले से डिसाइड है, मेरा रोल डिसाइड है और मैं अपने रोल को अच्छे से जीऊं, यही मेरा फर्ज है, मैं यही कर रहा हूं, यही मेरा काम है। शाहजहांपुर से आप बिलोंग करते हैं और अभी 2-2.5 साल पहले आप शाहजहांपुर में वेलनेस सेंटर भी डालने वाले थे, तो क्या वजह रही जो अभी तक काम नहीं हुआ? क्या शाहजहांपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शाहजहांपुर में, देखो पहली बात यह है मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, सो कॉल्ड टाइप, जैसे आप समाज सेवी सुनते हैं। मेरे लिए समाज का एक परिभाषा है, संघ जो चलते हैं उसे समाज कहते हैं। आप शाब्दिक अर्थ भी इसका करेंगे संधि विच्छेद तो आपको मिल जाएगा कि जो आपके साथ हैं और आपके साथ चलते हैं वो आपका समाज है। तो जो मेरे साथ चलते हैं मैं उनके लिए करता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरी भूमि है, जन्मभूमि है, इसके प्रति मेरे भाव उठते हैं कि मैं कुछ करूं। कुछ लोग हैं जो अब शरीर में नहीं है, अगर होते तो मैं उनसे कहता कि वो उस पर कमेंट्स में डाल दें, और वैसे एक व्यक्ति हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप आलोक सक्सेना को जानते होंगे, सौरभ अग्निहोत्री इस समय शरीर में नहीं रहा बच्चा, तो पूछिएगा, ये 4-5 साल पुरानी बात है कि अगर ये लोग कभी कुछ करते थे, नाटक या कुछ प्रोग्राम, मैं वहां भी हेल्प करता था। मैंने कोई उसमें नहीं, और भी कई लोगों को हेल्प की है। कई तरीके के लोग हैं जिनको मैं अपने तरीके से हेल्प करता हूँ, वो मेरा समाज है। और जब यहाँ आया था बात कि मैं यहाँ सेंटर डालूं, तो मैंने उसके लिए तो घर बनवा डाला पूरा। मेरा घर आप बना देख रहे हैं वो पूरा तभी इसी वजह से बन गया था, बहुत अच्छा खासा पैसा लग गया उसमें। लेकिन मैंने ये पाया कि जिस थेरेपी को मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल की बात है, तो वो उन लोगों को समझ में अभी जल्दी नहीं आ सकती जो 1 रुपए की गोली खा के सोचते हैं कि स्वस्थ मिल जाता है। ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं अभी कम्युनिकेशन गैप है। जब मैं थोड़ा और फैल जाऊं, थोड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी तो यहाँ के लोग आसानी से स्वीकार करेंगे। अब जैसे कई बार रागनी एक बात होती है, लोग कहते हैं कि सखा जी आप थोड़ा गरीबों के लिए करें पैथी वगैरह, तो मैं कई लोगों को मतलब मैंने कहा है, जो भी ऐसा कह रहे हैं, इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति जो ये कहे कि सखा जी को गरीबों के लिए करना चाहिए, वो सिर्फ एक काम करे। हमारी पैथी के संबंध में, पैथी का जो तरीका है वो सबको पता है, वो आप देख लीजिए वीडियो में कैसे पैथी होती है, कैसे इलाज होता है। वो व्यक्ति 100 लोगों को, 99 नहीं और 101 नहीं, जो भी व्यक्ति ये कहता है गरीबों के लिए होना चाहिए, वो व्यक्ति 100 लोगों को, गरीबों को, 100 गरीबों को ले आए, मैं उनका इलाज फ्री करूंगा, लेकिन 99 नहीं लूंगा और 101 नहीं लूंगा। अच्छा। 100 लूंगा और पूरा निःशुल्क इलाज करूंगा, रहने और खाने का खर्चा उठाऊंगा। और 99 अगर ऐसे ही परेशान है तो वो आपको ठीक लगता है? मैं जो बात कही वो 99 परेशान नहीं कहा, मैंने कहा उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि 100 लोगों को लाए। रीजन है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको दवाई चाहिए जल्दी जल्दी, बस एक गोली दे दो, रिक्शा चलाना है। हमारी पैथी वैसी है नहीं,
हमारी पैथी में थोड़ा अलग ढंग से चीजें चलती हैं। अच्छा। तो ये उनको समझ में आ नहीं सकती, इसलिए मेरी मजबूरी है, अगर मैं उनको समझाने जाऊंगा जिंदगी बीत जाएगी। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि सखा जी गरीब के लिए करो, अगर वो 100 गरीब ढूंढ के लाएगा तो वो पागल हो जाएगा, वो ढूंढ ही नहीं सकता इस पृथ्वी पे, क्योंकि 100 लोग ऐसे राजी नहीं होंगे इलाज कराने को। मैं भी सोच समझ के बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ कि जैसे कि एक रीबॉक का जूता आता है, तो कभी को इसका कोई बहुत नाम नहीं था। हाँ। तब कोई रीबॉक नहीं खरीदता था, तब आपने कभी रीबूक भी नहीं सुना होगा। लेकिन रीबॉक फेमस क्या हो गया, अब लोग रीबूक पहन लेते हैं। तो हो सकता है सखा जी की पैथी किसी दिन देश के प्रधानमंत्री और सब बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करने लगे, तो हो सकता है फिर गरीबों के अंदर भी एक आंदोलन आए कि हम भी इस्तेमाल करेंगे और उस दिन सखा फ्री में करेंगे। अच्छा। उस दिन, अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है, अभी मुझे 5-7 साल गाली खा लेने दीजिए गरीबों की। 5-7 साल बाद जब मैं गाली खा के थोड़ा मेरा पेट निकल आएगा और थोड़ा गाली खा के मेरे वीडियो फैल जाएंगे, अमीरों तक पहुंच जाएंगे, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी, वो इलाज कराएंगे, धन आ जाएगा, तो गरीबों के लिए भी कर देंगे। लेकिन राइट नाउ नहीं कर सकते। अब देखिए, हम 3 साल से पैथी ये कर रहे हैं और अभी तक हमने फॉर्म्स तो बहुत देखे, लेकिन क्लाइंट हमारे 700-800 ही हुए हैं। और 700-800 हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक आदमी परचूनी की दुकान खोल के बड़े बोले वो 700-800 आदमी तो हमारे पास रोज आ जाते हैं। तो अंतर ये है कि हमारे पास बहुत चुनिंदा क्लाइंट्स आते हैं, हर एक नहीं आता, क्योंकि सबकी समझ में नहीं आता। इसीलिए हमारा स्लोगन है, जब सब जगह से हार जाओ तब आओ। क्योंकि जो व्यक्ति सब जगह पैथी करा के हार जाता है, उसे एक तो ये समझ होती कि बाकी सारी पैथियों में कुछ नहीं है, और दूसरी बात ये होती है उसके पास पैसे भी होते हैं उन खर्चा करने के लिए जो वो हमारी पैथी करा सके। और वही दोनों चीजें उसको कैपेबल बनाती हैं कि हमारी बात को समझ पाए। तो ये हमारा एक ऐसा समझिए, बिजनेस स्ट्रेटजी समझ लीजिए, या कुछ भी आप नाम दें। सन्यासी होने का क्या मतलब यही है कि बाल लंबे कर लो? और नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं। कि क्या है एक्चुअल सन्यासी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि दर्शन बहुत तरीके के हैं। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है ना, कैवल्य दर्शन है, चैतन्य दर्शन है, आपका बौद्ध दर्शन है, बहुत सारे दर्शन हैं। इतने दर्शन क्यों बने? इतने दर्शन क्यों बने? दर्शन इसलिए इतने बने कि बहुत तरीके के व्यक्तित्व होते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा एक मैदान के बीच में रखी एक मूर्ति है जिसे आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं, उसके लिए रास्ता पहले नहीं बनाना पड़ेगा। परमात्मा के अंदर ही आप रह रहे हैं। तो अब आप पूछें कि मेरे सन्यासी होने का, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे की नहीं कर रहा। हो सकता है मेरी बात किसी से मैच ही ना करे, मैं पूरी पृथ्वी पर पहले ही व्यक्ति हूं जो ये बात कर रहा। लेकिन मेरी परिभाषा ये है कि जब तक उसके सामने तुम नग्न नहीं हो, उसके सामने, परमात्मा के सामने जब तक तुम नग्न नहीं हो, तुम्हारे चित्त पे पर्दे हैं, तुम सन्यासी नहीं हो। वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, ये मुझे लगा कि जीवन जैसा है वैसा कह देने योग्य है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुंडी बजा बजा के लोगों को बता रहा हूं कि मैं ऐसा हूं। जो मेरा समाज है वो मेरे बारे में सब जानता है। अच्छा। जो मेरा समाज है, जो मुझे जानता है वो मेरे बारे में सब जानता है, और जो मुझे नहीं जानता है, मेरे साथ नहीं चलता है, वो मेरे बारे में आधा जानता है या 10% जानता है। बाकी वो अपने समाज की कल्पनाएं मुझ पे थोप देता है। तो मेरे समाज के सामने मैं नग्न हूं, मेरा वो जीवन है, और मैं समझता हूं मेरा समाज ही मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है, मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो मेरी सन्यास की परिभाषा में स्वयं में स्थित होना, अपने जीवन को शांत करना, यही सन्यास का तरीका है। अब इसके लिए आप कहेंगे कि छोड़ना जरूरी होता है, जैसे कुछ सन्यासी कहेंगे कि घर छोड़ने वाला सन्यासी होता है, तो मैं कहूँगा कबीर थे। कोई कहेगा कि जो शादी नहीं करता, बच्चे नहीं करता, वो सन्यासी है, तो मैं कहूँगा कि फिर तो बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनकी पूरी फैमिलियाँ थी। ठीक है। अब जैसे कोई कहे कि जो गुरु करता है वही शिष्य करे तभी सन्यासी है, तो मैं कहूँगा रामचंद्र जी ने शादी की थी, लेकिन परम शिष्य उनके हनुमान, उन्होंने विवाह नहीं किया। तो यहाँ पे कोई जोर नहीं है। रामचंद्र जी का अपना कैरेक्टर था, हनुमान जी का अपना कैरेक्टर था, और दोनों बहुत पूजनीय हैं।
अब यहां ये तो नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो ये क्यों नहीं कर रहे। तो यहां पे एक शब्द है, मैं समझता हूं संन्यास से भी एक बेहतर शब्द है, धर्म से भी एक बेहतर शब्द है, और वो शब्द है आध्यात्मिक। अध्यात्म का अर्थ होता है मेरा अध्याय, हु एम आई। तो मेरा अध्याय तो मैं ही जानूंगा ना। अब मेरा अध्याय रागनी कैसे जानेगी? अच्छा, रागनी को रागनी से बेहतर कौन जानेगा? ठीक है, तो मैं अपने को बेहतर जानता हूं, मैं अपने में आनंदित हूं, अपने को स्वस्थ रहने के उपाय करता हूं, और मैं अपने को 3 फ्लोर की बिल्डिंग मानता हूं। इस पहली बिल्डिंग में शरीर है, ठीक है, 3 फ्लोर है, इसमें पहले में शरीर है, दूसरे में मन है, तीसरे में चेतना है। और इन तीनों चीजों को मैं ऐसे सेटिस्फाई रखता हूं कि शरीर के तल पे मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम का पहला है कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरम आ जाता है तो वो मुझे शरीर का मान लीजिए। मैं सुंदर दिखना चाहता हूं, सुंदर रहना चाहता हूं, और मैं सुंदरता पसंद करता हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो शरीर के तल पे ये है, और मन के तल पे मैं डिवाइडिंग माइंड नहीं जीना चाहता। मन के तल पे मैं क्रिस्टल क्लियर हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूं। वहां पे कोई भी द्वैत नहीं है, जो मुझे करना है करना है। कई बार मैंने कहा कि मैं ये करूंगा, लोगों के बीच कह दिया, और फिर वो बात फैल गई, और फिर हुआ कि करते करते लगा कि अरे यार ये करने लायक नहीं है, इसमें तो बड़े झंझट हैं, छोड़ दिया। तो लोग कहते हैं आपने वादा किया था, छोड़ दिया। हमने कहा भैया हमने चल के देखा, कांटे बहुत थे, हम लौट आए। अच्छा। नहीं लिया। हमने आज ही डाला है कि राहे फिजूल में वो कांटे बहुत बिछाता है। राहे फिजूल में बहुत से फिजूल की बातें हैं, उसमें कांटे खड़े कर देता है। लेकिन हमारा ईगो है कि हम तो चलेंगे, करेंगे, हमें तो यही करना है। तो हमारा जर है जो उसकी रहमत को देख नहीं पाता है ना। तो मैं वो जिद्दी नहीं हूं। मैं अगर मुझे परमात्मा कहता है बेटा छोड़ो इसको, मत करो, तुमने कर लिया, चलो अपनी जिद में कर लिया, आप मत करो, तो मैं कहता ओके ओके मैं नहीं करता, ठीक। सखा जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी 2 बेटियां हैं और आपके 2 दामाद हैं। जो आपने किया, क्या ये आप अपने दामाद के लिए एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, अगर वो करेंगे तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अब आप यहाँ ये कहें कि जैसे कई लोग ऐसे इस पे कमेंट्स मारेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा तुम ऐसे हो तो तुम अपनी बेटी को भी यही सिखाते होगे। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं सिखाता, ना मैं अपनी बेटी को सिखाता, ना मैं पिता को। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा दामाद, चाहे मेरे संग रहने वाले ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, चाहे मैं स्वयं, मैं ये कहता हूं कि जब तक आपके बीच आनंद घटित हो रहा है, आपको वो रिश्ते, वो संप्रदाय, वो सोच बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन अगर उससे विषाद और हिंसा का जन्म होता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में मेरी बेटी और मेरा दामाद कोई भी कुछ निर्णय ले, बल्कि मैं तो उल्टी बात कहता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे 2 दामाद हैं, लेकिन मेरे दामाद ज्यादा अच्छे हैं, मेरी बेटियों से ज्यादा अच्छे दामाद हैं। अच्छा। हाँ, इत्तेफाक की बात है, मेरी बेटियों से अच्छे दामाद हैं। और इसलिए अच्छे नहीं कह रहा हूं कि वो बड़ी मेरी इज्जत करते हैं, मैं कैरेक्टर वाइज कहूं तो मेरे दामाद ज्यादा अच्छे हैं। मतलब दोनों दामाद मेरी बेटी से अच्छे ही हैं। मैं तो कहूंगा अगर मुझे नंबर देने मैं दामादों को ज्यादा दूंगा। लेकिन यहाँ दामाद और जो बेटी बात चल रही है वो भी थोड़ी गड़बड़ है। मैं रिश्तों में जीता नहीं हूं। मैं इसी शहर में मेरी बेटी है, मेरे सारा सब उसका परिवार है, और इसी शहर में मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, वो सारे देखेंगे। तो निश्चित ही मैं रिश्तों से मुक्त हूं, तब ऐसा कर पा रहा हूं। लेकिन एक इंसानियत के तहत परमात्मा ने कुछ रोल दिए, उनको निभाने के तहत मैं उन्हें बेटी बोलता हूं, पिता बोलते हैं, सब बातें हैं। लेकिन मैं कोई सो कॉल्ड तरीके का पिता नहीं हूं। मेरे पास अपने समधी का नंबर तक नहीं। और मेरी बेटी और दामाद से पूछे, मैं दामाद ही कह देंगे जब ये फोन ही नहीं करते, कभी फोन ही नहीं करते। अच्छा। मैं सिर्फ काम पे फोन, कोई काम होता है तो फोन करता हूं। मैं व्यर्थ के फोन हालचाल लेने के लिए नहीं करता, और तुम कैसे हो, सूट कौन सा पहना, खाना कौन सा खाया, वो मेरा काम नहीं है।